देखिए, उत्तराखंड की हालात ये हो गई है कि हर रोज एक नई खबर आ रही है। आज ये घोटाला, कल को वो घोटाला, हर भर्ती परीक्षा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो आई नहीं। जो भी परीक्षाएं हुई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी परीक्षा बगैर विवादों से मंजिल तक पहुंची होगी। हर परीक्षा में विवाद, और अब इस विवाद के बीच एक और विवाद आया है 2021 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। तमाम सारे सवाल हैं उस भर्ती की पूरी प्रक्रिया को लेकर के, जो पूरे कई तरीके के सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों इस तरीके से उत्तराखंड के युवाओं के साथ छल किया जाए। छल क्यों कह रहा हूं, इसे बताएंगे हमारे साथ जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं। आज के हमारे सभी पैनलिस्ट एजुकेशन से आते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इश्यू हो जाता है। देखिए, आपके हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? उन्हीं सरकारी कॉलेजों, सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, और वहां उनकी पढ़ाई किस तरीके से होगी? जब मास्टर रिश्वत दे करके बने। भाई, आपके हमारे बच्चों के लिए जो टीचर हैं सरकारी स्कूल्स में, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में, अगर वो पढ़ाने वाले ही गलत प्रक्रिया से, गलत तरीके से घुसेंगे सिस्टम में, तो अपने आप पे सवाल खड़े होते हैं। तो आज हमारे साथ जो चर्चा में है, योगेश चंद्र पांडे जी हैं, पीएचडी अपियरिंग है कुमाऊं विश्वविद्यालय से। शिवानी पांडे जी हैं, पीएचडी अपियरिंग है गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवंती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। और अर्पण नौटियाल जी हैं, पीएचडी अपियरिंग कुमाऊं विश्वविद्यालय से। और आप सभी का हमारे साथ स्वागत है। और हमारे साथ अनिल सजवान जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत है, और आप सभी एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, पढ़ने लिखने वाले युवा जिन्हें कहा जाता है। और तमाम सारे आरोप आप लोग सरकार पर और इस प्रक्रिया पर, पूरी प्रक्रिया पर लगा रहे हैं। तो योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरा मसला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, और क्यों आप लोगों को ये लगा कि भाई ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये सही नहीं है, पाक साफ नहीं है? देखिए, मामला जो है 2018 से शुरू होता है। 2018 में जो था, यूजीसी ने एक रेगुलेशन निकाला जिसमें ये कहा कि हम जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करेंगे, उसको जो है, जो अभी तक की जो व्यवस्थाएं चल रही थी, यानी कि जो इसमें हम रिटर्न एग्जाम लेकर के उसके बाद जो है एक इंटरव्यू के थ्रू लेते थे। लेकिन अभी जो नई व्यवस्था जो है यूजीसी ने लेकर के आई, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो है इसके जो रिटर्न एग्जाम है, इसकी जगह पर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू हम जो है मेरिट बनाएंगे। उसके बाद उस मेरिट से लोगों को कॉल करेंगे। उसके बाद जो है पूरी नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसे जो इंटरव्यू है उस पर बेस कर देंगे। तो दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से इंटरव्यू पर चली जाती है। और जहां पर जो एपीआई बनाने की बात है, उसके जो क्लॉजेज हैं वो इस तरीके से रखे गए हैं कि जिससे सीधे सीधे जो है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है अगर उसको हम यहाँ पर अप्लाई करवाते हैं। और दूसरी चीज, एक विशेष बात ये भी है कि अन्य राज्यों में जो है इस प्रक्रिया को जो है नहीं अपनाया है। उत्तराखंड जो है ऐसा राज्य बन रहा है जो कि इसको सबसे पहले काफी ज्यादा आतुर हमारी सरकार इसको अपनाने को लेकर के दिखाई देती है। और इस प्रक्रिया में प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं कि जो है एक डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। नेट जैसे कि यूजीसी का रेगुलेशन कहता है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो जो है या तो नेट है या फिर पीएचडी है पूरी की हुई, यानी पीएचडी पूरी हो गई या फिर नेट, तब आप जो है एलिजिबल होते हैं इसके लिए, या फिर यूसेट जो स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इन तीनों के अलावा कोई भी व्यक्ति जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अब हो ये रहा है कि जब नेट और पीएचडी जब इक्वली जो है दोनों को एलिजिबिलिटी का वो दिया गया है। योगेश जी की शायद आवाज हमसे डिस्कनेक्ट हो गई है। हम पुनः योगेश जी को जोड़ने की अपने साथ कोशिश करेंगे। लेकिन आगे चल करके जो एपीआई तैयार होता है उसमें प्रॉब्लम ये, तो इस प्रक्रिया से एक तरीके से जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं वो बहुत कम पीएचडी हैं यहाँ पर, क्योंकि गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो है अभी पीएचडी करवाना शुरू किए हुए हैं। उससे पहले जो था पीएचडी के यहाँ पर बहुत ज्यादा अभ्यर्थी थे नहीं, और यहाँ पर जो है पीएचडी वाले ज्यादा लोग मिल नहीं पाते हैं। तो इस क्षेत्र योगेश जी, आपकी आवाज हमसे बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, जो शायद कुछ इंटरनेट इश्यूज हैं आपके एंड से। शिवानी जी, मैं आपसे चाहूंगा कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि
रहने वाले जो युवा हैं प्रक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, जो आने वाली जो ये भर्ती है, इस भर्ती में आप उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं कि इस भर्ती को आप निकालेंगे, तो क्या जब इस तरीके की चीजें होती हैं, सिस्टम पूरा प्रक्रिया ही चेंज कर दी जाती है, भाई जो एपीआई जो कॉन्सेप्ट जिक्र कर रहे योगेश जी, ऐसे इंडिकेटर्स को लेकर के आ जाता है, तो आप युवाओं को क्या इससे समस्याएं होती, कैसे किस तरीके की पीड़ा और मानसिक सिचुएशन क्या होती है, मैं वो जानना चाहूंगा आपसे। सर अभी बेरोजगारी का एक लंबा और बड़ा दौर चल रहा है। मैंने कहीं भी हम यहाँ एमए करने के बाद 5 साल यहाँ पीएचडी में लगा रहे हैं और उसके बाद भी रोजगार की कोई गारंटी नहीं दिख रही है कहीं भी। वो तो पूरे देश में ही चीजें चल रही हैं, उत्तराखंड में भी यही चीजें चल रही हैं। उत्तराखंड को लेकर के, उत्तराखंड एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है। राज्य की जो मांग थी वो यही थी कि यहाँ के लोगों के जो यहाँ के जो संसाधन है उन पर यहाँ के लोगों का प्राथमिक अधिकार होना चाहिए। तो हम जब जो यहाँ सारे लोग बैठे हैं वो इस बात को लेकर के बैठे हैं कि जो यहाँ के रोजगार के जो अधिकार हैं उन पर यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका पहला अधिकार होना चाहिए। तो जब हम एपीआई का जो पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, जो आयोग संचालित कर रहा है, उसमें जो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका अधिकार हमें नहीं दिख रहा है। मैंने एक सीट पे 5 या 6 लोगों को आयोग बुला रहा है। मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन कर रही हूँ। आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने अभी यहाँ भी नियुक्ति प्रक्रियाएं चल रही हैं। उन्होंने अपनी जो लिस्ट है वो नेट पर अपलोड की है, आप सब लोग उसको देख सकते हैं। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के यहाँ इतनी सीट्स नहीं आती हैं। यहाँ पे बहुत कम तो 1-2 सीटें आएंगी, 3-4 सीटें आएंगी, उससे ज्यादा सीट्स यहाँ नहीं आती हैं। तो वही एपीआई की जो प्रक्रिया है वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी इन भर्ती प्रक्रियाओं में लागू हो रही है। वो एपीआई स्कोर में जब हम देखते हैं तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक सीट पर 51 लोगों को बुला रहा है और हमारा आयोग बुला रहा है एक सीट पर 5 या 6 लोगों को बुला रहा है। तो जाहिर सी बात है 10 सीटें आएंगी तब जाकर के 50 लोग आयोग बुलाएगा, और गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक सीट पर 50 लोगों को बुला रहा है। तो इसमें जो एपीआई का जो हम लोग देख रहे हैं कि वो जो एपीआई का स्कोर है, 100 का स्कोर है, उसमें 96 पे मेरिट कट ऑफ हो जा रही है। मतलब केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 96 पे कट ऑफ हो रखी है। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो उस प्रक्रिया में फाइट भी कर पाए? उनके लिए मैदान ही तय नहीं किया जा रहा है, मैदान में ही उतरने नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी तो मांग एक तो ये है कि या तो रिटर्न एग्जाम करवाया जाए, रिटर्न एग्जाम विद इंटरव्यू करवाया जाए, जो कि प्रोसेस होता ही है पूरे देश के अंदर, समूह ए और बी के लिए होता ही है। लेकिन अगर आप रिटर्न एग्जाम नहीं भी करवा रहे हैं, उसका रास्ता ये हो सकता है कि आप एपीआई स्कोर में आप 3 या 4 5-6 लोगों को क्यों बुला रहे हैं? भाई अभी जो लेक्चरशिप का एग्जाम हुआ है, अभी जस्ट इनकी पिछले महीने ज्वाइनिंग हुई है, उसमें एग्जाम पूरा होकर के केवल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए हिंदी में एक सीट पर 31 लोगों को बुलाया गया था, जबकि कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था। तब 31 लोगों को आप बुला सकते हैं। तो यहाँ आप 30 लोगों को या 50 लोगों को क्यों नहीं बुला सकते एक सीट पर इंटरव्यू के लिए, ताकि लोग उस एग्जाम में फाइट तो कर पाए कम से कम। तो एग्जाम में फाइट करने के लिए आपको लोगों को लेकर के आना पड़ेगा। जब तक यहाँ के लोग उस प्रोसेस में फाइट नहीं करेंगे, हम कैसे उम्मीद करेंगे कि उनका रोजगार पर उनका पहला अधिकार होगा? दूसरी चीज, एक चीज, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर कैसे सुनिश्चित किए जा सकते हैं? नेट के इक्विवेलेंट यहाँ यूसेट का एग्जाम होता है। इस सरकार ने पिछले 6 सालों में, एक सरकार चली गई है, इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, नई सरकार आ गई है, इन्होंने अभी तक वो 6 साल से वो एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करवाया है। और ना सरकार के लेवल पे यहाँ बहुत सारे लोग हैं इस पैनल में भी जो उस यूसेट के एग्जाम को करवाने के लिए दिन रात लगे हुए थे पिछले साल। नेता मंत्री जो धन सिंह रावत जी हैं और जो उच्च शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने उनके एप्लीकेशन पर लिखा है कि वो एग्जाम करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे। 1 साल हो गया, विज्ञप्ति आ गई है, उसके बावजूद वो एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया गया। तो ये उनकी उदासीनता का स्तर है। और जब वो चाह ही नहीं रहे, मतलब एक सीट पर 5 या 6 लोगों को बुलाने का मतलब यही है कि यहाँ के लोगों को आप नहीं उस प्रोसेस में लाना ही नहीं चाहते, यहाँ के लोगों का अधिकार आप चाहते ही नहीं है कि यहाँ के लोग निकले उसमें। तो हम तो चाह रहे हैं कि आप जो भी प्रक्रियाएं अपनाएं, वो रिटर्न एग्जाम करवाएं, आप एपीआई के थ्रू करवाएं, लेकिन आप स्थानीय लोगों को उसमें अवसर दें, वो उसमें फाइट कर पाए, ऐसा मैदान तय करिए आप। ये मैं अपनी बातचीत रखना चाहती हूँ। योगेश जी दोबारा हमसे रिकनेक्ट हो चुके हैं। अब उम्मीद करूंगा कि इस बार नेटवर्क सही रहेगा। योगेश जी वहां से कंटिन्यू, मैं आपसे चाहूंगा कि आप वहीं से कंटिन्यू करें। आप जिक्र कर रहे थे कि जो भर्ती प्रक्रिया है, जो एपीआई है,
एपीआई स्कोर को लेकर के आप बात कर रहे थे कि एपीआई जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लागू किया जा रहा है, जबकि और जगह ऐसा नहीं होता है। तो उस बात को आप कंटिन्यू कीजिए, फिर हम अर्पण के पास जाएंगे उसके बाद। जी, जो मैं जी जैसे मैं बोल रहा था कि जो एपीआई व्यवस्था है वो जो है बहुत ही जल्दीबाजी में लाई गई और उसको जो है 2021 से लागू करने की बात कही गई थी यूजीसी के द्वारा। लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसे क्या किया गया, उसे भी एक्सटेंड कर दिया और 2023 से उसको वो अप्लाई करवाने की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी, उस प्रक्रिया के आने के बावजूद भी हर राज्य की, क्योंकि जो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास अपने-अपने अधिकार हैं कि वो अपने तरीके से भर्ती प्रक्रियाएँ संचालित कर सकते हैं और उत्तराखंड की सरकार के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि वो एपीआई के थ्रू ही भर्ती करवाए। और इस भर्ती प्रक्रिया को करवाने में जो है, जैसा कि मैम ने अभी बताया कि जो है बहुत सारे जो अभ्यर्थी जो हैं, जो उत्तराखंड के हैं, उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसके बरक्स जो अन्य राज्य करवाते हैं, उस पर भी अगर हम ध्यान देंगे तो राजस्थान जो है वो अपने स्पेसिफिक स्टेट और स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है अपने रिटर्न एग्जाम करवा करके पूछ रहा है। इसके अलावा पंजाब ने जो है अपने यहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर लगा करके सारे बाहर के अभ्यर्थियों को, जिन्होंने पंजाबी लैंग्वेज मैट्रिक्स में नहीं पढ़ी, यानी कि 10वीं में जिसने पंजाबी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, उसे पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। तो हम वहां पर तो जा नहीं सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ने जो है अपने यहाँ पर जो प्रक्रिया लागू की है, उसमें उन्होंने जो डिजायरेबल एलिजिबिलिटी दी है, उस पर उन्होंने दिया हुआ है सीधे सीधे कि हम जो है जो हिमाचली कल्चर के बारे में वेल फेमिलियर पर्सन को ही लेंगे और वहाँ की लैंग्वेज को जो जानता हो, जो हमारे से फेमिलियर हो, उस पर्सन को हम वहाँ पे लेंगे। तो इस तरीके से देखें तो हर राज्य अपने राज्य के अभ्यर्थियों के हित सुनिश्चित करने के लिए जो है कोई ना कोई प्रयास जरूर कर रहा है। पर हमारे नेता, हमारे जो सरकारें हैं, वो इस तरीके से नहीं सोच रही हैं। वो जो है उसकी जो चयन प्रक्रिया है वो इस तरीके से ओपन कर दी गई है, जिसमें कि अभी हमारे साथी अर्पण जी ने जो आरटीआई फाइल किया था, उसमें भी बताया गया कि 16,000 अभ्यर्थियों में 16,000 अभ्यर्थी जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो है लिए जा रहे हैं और उसमें से केवल और केवल जो है 1500 लोगों को दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड के जो कि इतनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में हम रहते हैं, वहां पर जो है उच्च शिक्षा में बहुत सारे अवसर हमारे पास नहीं है। बहुत सारे सेमिनार्स हमारे यहाँ पर, मैं जो है खुद जो है इसमें इनरोल्ड हुआ हूँ, लेकिन मुझे इस पूरे प्रोसेस में जो है अभी तक 3 साल हो गए हैं पीएचडी करते हुए, लेकिन जो है बहुत सारे अवसर यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है। उसके लिए हमको बाहर भी जाना पड़े, लेकिन कोरोना की वजह से वो अवसर भी उपलब्ध नहीं हो पाए। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए यहाँ पर जानकारियां बहुत सीमित मात्रा में हमारे पास होती हैं और ये जो जटिल प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से निकलने के बाद भी अगर पीएचडी किए हुए भी जो यहाँ पर लोग हैं, उन लोगों को भी इतनी दिक्कतें आ रही है कि वो भी इसमें शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाए हैं। तो हम ये उत्तराखंड की सरकार, जो हमारी सरकार है जिसको हमने चुना है, वो हमारे लिए कोई चीज सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मेरा सबमिशन है। अर्पण, मैं आपसे चाहूंगा कि जब ये इस तरीके की चीजें होती हैं, आप कितने वर्षों से पहले हम अपने दर्शकों को बताएं कि एक जो नेट का एग्जाम होता है, एक नेशनल लेवल पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसे यूजीसी करवाती है, उस परीक्षा को निकालना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। फिर वहां से जेआरएफ होता है, उसी में जो टॉपर्स होते हैं वो जेआरएफ में चले जाते हैं, जिन्हें सरकार से पढ़ाई के लिए कुछ खर्चा भी मिलता है। तो अर्पण, जब तमाम सारी आप मेहनत करते हैं, आप जेआरएफ भी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इस तरीके की चीजें एग्जाम से ठीक एग्जाम्स हो ही नहीं रहे बेसिकली, आपका कि यूसेट का एग्जाम नहीं हो रहा है इतने सालों से, पिछले 6 साल से ये सरकार एक यूसेट का एग्जाम नहीं करवा पा रही, तो क्या पीड़ा होती है, मन की स्थिति क्या होती है, आपका इमोशनल कंडीशंस कैसी होती हैं और साइकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी होती है, मैं जानना चाहूंगा और क्लियर भी करना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों के लिए आप की तरफ से, प्लीज। जी सर, इसमें हम लोग जो आज यहाँ पर बैठे हैं सभी उच्च शिक्षित हैं। जो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर है वो हम उसमें जो सबसे टॉप का स्तर है, सबसे उच्च जो स्तर है, वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। हम यहाँ पर जो है पैनल में अभी पीएचडी परसू कर रहे हैं। तो सर उच्च शिक्षा में जहाँ तक पहुँच सकते हैं तक। इसके साथ हम लोग नेट क्वालिफाई करने के लिए सर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, उसमें सर राष्ट्रीय लेवल पर आपको फाइट करना पड़ता है। और वहाँ पे जब आप उसके लिए दिन रात, वो चीज़ कोई 2 महीने 4 महीने का काम नहीं होता, वो आपके सालों की मेहनत होती है। जब आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई करी, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ाई करी, उसका आप निचोड़ देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इसको देखते हुए कि आप नेट की परीक्षा पास करेंगे। और नेट की परीक्षा पास करने के बाद एक दिन अगर सब अच्छा रहा और आपकी मेहनत सफल रही तो आप कॉलेज में पढ़ाएंगे, उच्च शिक्षा में अपना योगदान देंगे और उस भारत की प्रगति में भागीदारी के एक अच्छे भागीदार, एक सार्थक भागीदार का
रोल अदा कर सकेंगे। तो सर इसके लिए जी तोड़ मेहनत हमने बहुत समय से की है। और नेट की परीक्षा है तो सर मैं खुद 3 बार नेट क्वालिफाइड हूँ और एक बार मेरा जब भी हाल ही में JRF भी क्लियर हुआ। तो सर इसके लिए हमने अनरिजर्व कैटेगरी में ऑल इंडिया लेवल पे फाइट करके जो आज यहाँ पे पहुंचे हैं, तो सर इसके पीछे दिन रात और कई सालों की मेहनत है, बहुत सालों की सर, 4-5 साल तो सर तैयारी में निकल गए सिर्फ इसी चीज के लिए कि अपना विषय को उसमें हुनर प्राप्त करने के लिए। तो सर इतना दिन रात मेहनत करने के बाद जब मौका आया एक नियुक्ति का उत्तराखंड में 2017 के बाद अभी जो नियुक्ति आई थी दिसंबर 2021 में, तो सर इसमें क्या हो जाता है कि हमारे साथ एक प्रकार का विश्वासघात हो जाता है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि आपको आपको आपके आपको आपकी मेरिट पे लिया जाएगा कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन और उनमें जो आपने नंबर किए थे उस पर हम आपकी मेरिट बनाएंगे और वहां से देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो सर ये आदर्श वाली जो बातें हैं, जिसने भी ये नीति बनाई है उसने क्या सोच के बनाई है, क्या समझ के बनाई है, वो अलग है। लेकिन सर हमारा जो राज्य है, हम जिस राज्य से आते हैं, हम जिस पहाड़ के दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं और हम पे नहीं इतने संसाधन है, PhD जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो सर इतना जाने के बावजूद भी अगर हमें एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, हमें एक मौका नहीं दिया जाता कि आप एक मेहनत दिखाइए, एक पारदर्शी परीक्षा में आप बैठिए, उसको पास कीजिए, फिर आप साक्षात्कार के दीजिए और फिर आप उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। तो सर ये हक भी जब हमसे छीना जाता है तो सर हमारी जिंदगी की सार्थकता ही खत्म हो जाती है। सपने चूर होना तो सर एक बात है, लेकिन उम्मीद जब टूटती है सर तो बहुत सब कुछ बिखर जाता है। तो सर हम तो परेशान हैं, हमारे घर वाले परेशान हैं, बोलने के लिए हम आज के डेट में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, लेकिन अवसर को जब आप इस तरह से कुचल देंगे तो सर उस पीड़ा को आप नहीं सह सकते। मैं आपकी इस पीड़ा को समझ सकता हूँ अर्पण। मैं बहुत सारे युवाओं से जब मैं UKSSC की चर्चाएं कर रहा था तो कई बार मर्तबा मैं युवाओं की पीड़ा को बाहर निकलते मैंने इस मंच से देखा है। योगेश, अभी तक क्या आप लोग इस पर कर रहे हैं? क्या युवा एकजुट है? आप लोग एकजुट हैं? एकजुटता के साथ क्या सरकार तक अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं? अगर पहुंचा पा रहे हैं तो क्या कहाँ तक स्थिति पहुंची है, कितना? जी, इस पे जो है सरकार का बड़ा दोहरा चरित्र दिखाई देता है। जब भी जैसे कि अभी हमारे साथी लोग जो है, काफी लोग जो देहरादून में थे, वो लोग जो है माननीय मंत्री जी के पास गए थे, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी के पास। तो उन्होंने जो था स्पष्ट आश्वासन दिया कि ठीक है, बहुत सही आप बातें कह रहे हैं, आप जो है एक सही प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं और हम जो है सचिव को जो है लिख करके देते हैं। बड़ी मीठी बातों से लुभा दिया। और जैसे कि सचिन जी गए थे, उनके लेटर पे साइन वगैरह करवा करके जो है हमारे साथी थे, उनको जो है यूसेट करवाने के लिए उन्हें जो है साइन करके दे दिया। और जो है उसके बाद सचिव जी ने भी अपना उसमें जो है मुहर वगैरह लगा करके दे दिया। और उसके बाद जैसे ही विज्ञप्ति आई तो पता चला कि वो पहले ही निकाल दी। तो सरकार करती क्या है कि उनको जो है सामने पर अगर आप जाते हैं तो आपके साथ काफी अच्छी से वो पेश आते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है। अभी की बात है कि इन्होंने जो है सचिव जी को लेटर ट्रांसफर कर दिया कि ठीक है, इस API को हटा करके जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाने के लिए उन्होंने लेटर फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन अभी भी जो है जो दूसरी जो अभी जो प्रक्रिया आई थी जिसे हाईकोर्ट ने बीच में बैन किया, उसके बाद हाईकोर्ट के बैन करने के बाद हाईकोर्ट ने उसे जो है सरकार ने उस पर बहुत अच्छी पैरवी करवा करके उसे रिव्यू करवा करके दोबारा से उसे अप्लाई करवा दिया है। और जो है उसको अगर आप देखें तो हायर एजुकेशन के पेज पर डाला हुआ है कि खुशखबरी, और जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने पर जो है उसे जो है दोबारा रिवाइव करवाया गया API वाली व्यवस्था को, जिसको दिव्यांगों के लिए आरक्षण न देने के कारण से जो था हाईकोर्ट ने पहले क्वेश्चन कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसको रिव्यू करवा करके उस पर काफी अच्छी पैरवी की गई। ऐसी पैरवियां बहुत से मामलों में नहीं की जाती हैं, जैसे महिला आरक्षण के मामले में है उत्तराखंड के, उस पर नहीं की जा रही है उस तरीके की पैरवी जिस तरीके की पैरवी इसको लेकर के की जा रही है। इसको लेकर के काफी भ्रष्टाचार के आरोप भी जो है काफी जगहों से सुनने को मिलते हैं। मैं इसी बात पर आना चाह रहा था कि भाई महिला आरक्षण पर अगर वो आरक्षण नहीं देंगे उत्तराखंड की महिलाओं को उत्तराखंड में, तो उनका स्कोप बढ़ जाता है ना भ्रष्टाचार करने के लिए। वो दूसरे राज्य से लोगों को बुला सकते हैं और उसके बाद उसकी बंदरबांट की जा सकती है। वो अपने लिए मैदान सेट करना चाह रहे कि ओपन फॉर ऑल करेंगे तो ओपन फॉर ऑल भ्रष्टाचार भी वो कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, देखिए क्योंकि जिस तरीके से देखिए 400 अभी पोस्ट हैं, इस तो 400 पोस्ट में ऐसा तो नहीं है कि जितनी की जितनी पोस्ट है सभी देने वाले मिल जाएंगे उनको। तो बात ये होती है कि कुछ ज्यादा अगर स्कोप होगा तो ज्यादा लोग आ पाएंगे, कुछ लोग, ज्यादा लोग हो यही चीजें पाएंगे। चल रही होती हैं अंदर में जो है, जिस तरीके से बातें आती हैं कई जगहों पर। हमने अभी अभी एक जो है कल की अमर उजाला की खबर है कि जिसमें बताया गया कि 40 लाख रुपए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो है एक एडेड कॉलेज में जो है वहां पर मांग की गई। और भी इस तरीके की बातें अभी न्यूज़ क्लिक ने भी एक वो किया था जिसमें बोला गया कि इस प्रोफेसर वाली भर्ती में भी जो है भ्रष्टाचार की शायद से कुछ चीजें चल रही हैं, जिसमें कि शायद से पैसे वगैरह की मांग हो रही है। तो ये सब पीछे से जो है चीजें चल रही होती हैं। ये 35 40 लाख की डिमांड तो मैं इस प्रक्रिया में भी कुछ सोर्सेज से पता चला है कि मांग हुई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या आप तक पहुंचे हैं कभी शिवानी ऐसे लोग कि भाई मैं आपको एंट्री दिलाऊंगा? बहुत सारे लोग, मतलब जो अशासकीय वाले कॉलेजेस में है, वो लोग कह रहे हैं कि उनको 3 साल से सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि उनकी सैलरी सारा उसी जो 30 लाख 40 लाख वाला फंड है इसमें जा रहा है। तो ये मैंने, आप अगर किसी का शासकीय वाले में हुआ है, मतलब लोक सेवा आयोग वाले तो बहुत कम मिले हैं, पर अशासकीय वाले जो डिग्री कॉलेज हैं, इवन इंटर कॉलेज भी जो हैं, वहां आप मतलब मुझे आज तक सिंगल कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जिसका बिना पैसे दे करके हुआ है। सिंगल कोई आदमी नहीं मिला है। मतलब 100% वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। 100% जितनी नियुक्तियां हो रही हैं सब में पैसे का लेन देन है। 100%, नॉट एक 0 पॉइंट का भी कोई अंतर नहीं है। तो आप ये लगाइए कि वहां ये सारी चीजें हो रही हैं, खुलेआम चलती हैं। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि मेरा फेयर सिलेक्शन हुआ है, साफ झूठ है वो। अशासकीय वाला में साफ झूठ है। मतलब अर्पण, जिसे अगर एक चीज है ये एजुकेशन से रिलेटेड भी है और बहुत ज्यादा पर्सनल भी हम इस क्वेश्चन को मान सकते हैं कि भाई एक आदमी जो गलत प्रक्रिया से अंदर गया है, वो कॉलेज में टीचर बन जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, तो क्या वो उसकी एजुकेशन, क्या वो बच्चों को सिखाएगा वहां? किस तरीके की वो शिक्षा होगी? अर्पण, क्या आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्या मतलब अगर इनकेस आप तक कोई पहुंचे ऐसे लोग, तो आप क्या उनको एथिकली एक्सेप्ट करेंगे कि भाई ठीक है, औरों से हम 20 लाख 25 लाख मांग रहे हैं, आप ऐसा करिए कि 2 4 5 कम दे देना और 15 लाख में 20 लाख 10 लाख में तुम्हारा सिलेक्शन हम करवा देते हैं। तो एक युवा जो पूरी हिम्मत रखता है कि भाई मैं इसको कंपटीशन को निकालूंगा, क्या वो इस तरफ जाएगा? सर जो ये बात है, ये पैसे के लेन देन वाली, ये सर एथिकली भी बहुत गलत है, मॉरली भी सही नहीं है, और सर ये ना लीगली टेनेबल है। लेकिन सर सैडली ये रियलिटी है कि इस तरह का करप्शन हो रहा है। भ्रष्टाचार के मुर्दे, जो बड़े मुर्दे हैं, वो आजकल उखाड़े जा रहे हैं। सर पर्सनली मैं अपना बताऊं तो सर हम लोग, मैं जिस परिवार से आता हूँ, तो सर हम बहुत ईमानदार परिवार से आते हैं। मेरे मेरे पिताजी फौज में है, मेरे दादाजी फौज में थे, मेरे दादाजी शौर्य चक्र विजेता हैं, गैलेंट्री अवॉर्डेड है वो। तो सर हम जहाँ से आते हैं, तो सर हम जी तोड़ मेहनत और उस बैकग्राउंड से आते हैं। तो सर पैसे के मामले में भी हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सर हमारा सिर्फ ये है कि हम लोग अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत के दम पे ही खड़े हैं। हम लोग और किसी चीज का सर वो नहीं करते। एक अनरिजर्व कैटेगरी में आपको जब ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी कंपटीशन को फाइट करना है, भले ही एग्जाम उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया का कंपटीशन। तो जब कंपटीशन बाहर से आता है, हमारी सुविधाएं, हमारा जो डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे साफ साफ सामने आ जाता है कि हमारा उत्तराखंड जब इतनी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो हम उस एपीआई कट ऑफ के मानक पे हम खड़े ही नहीं हो सकते। आज या 10 साल बाद भी हम वहाँ पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो सर यहाँ पे हम पूरे पूरे एक तरह से फेल हो जाते हैं। तो सर ये वाला जो चीज है ये बहुत गलत है। अब सर इसी में सर एपीआई में और यूजीसी वाली जब बात चल रही है, इसमें एक और मैं आपको करना चाहूंगा। तो सर अभी इस साल से क्या हुआ है, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट नाम से एक, सभी जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होंगे, तो वो एक टेस्ट के माध्यम से होंगे कि सभी बच्चों को एक टेस्ट लिया जाएगा, और जो अच्छा स्कोर, वो उसमें अच्छा स्कोर करेगा तो उसको हम एडमिशन देंगे। अब ये चीज क्यों आई? क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्ड्स मार्किंग अलग अलग तरीके से करते हैं। प्राइवेट उसमें अलग होता है, सरकारी उसमें अलग होता है, 2 प्राइवेटों में भी अलग होता है। सब लोग अपने बच्चों को पुश करते हैं। सारा एजुकेशन का स्तर मतलब उस तरह का है कि जितने ज्यादा जहाँ फीस उतने ज्यादा नंबर और वो सारी चीजें। तो सर इसको देखते हुए यूजीसी ने क्या किया कि इसी साल से उन्होंने बोला कि बच्चों आपका एडमिशन जो होगा वो एक टेस्ट से होगा। बहुत बढ़िया बात है कि आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन टेस्ट के माध्यम से करा रहे हैं और एक फेयर कॉम्पिटिशन से करा रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन एडमिशन बच्चों का तो आप ऐसे करा रहे हैं, और जो प्रोफेसर है जिन्होंने उन्हें पढ़ाना है, उनको आप दोहरी नीति,
दोहरे नीति मतलब उनकी हम मेरिट देखेंगे, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखेंगे और उनकी बाकी सारी फलाना लड़ाना चीजें देखेंगे और वो चीज देखेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर साक्षात्कार करेंगे। जो एपीआई है वो सिर्फ स्क्रीनिंग है कि आप अंदर आ जाइए, और फिर क्या होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू है और 100 नंबर के इंटरव्यू पे जितने ज्यादा नंबर लाएंगे उतने आपको नौकरी मिलेगी। तो सर ये इंटरव्यू का रास्ता तो हमें पता ही है कि आयोग में किस किस प्रकार के केस हमारे सामने आ रहे हैं और इंटरव्यू कितने पारदर्शी तरीके से होता है, वहां पे किसका सिक्का चलता है और वहां पे कौन सी करेंसी चलती है। तो सर इतनी बड़ी लड़ाई के लिए हम जो लड़ रहे हैं, और आज के भ्रष्टाचार के माहौल में भी जब इतने मंत्री बहुत खुशखबरी देते हैं कि हम सक्सेस हो गए कोर्ट में, हमने मामला जीत लिया, पलटा दिया, हमने अपने ही नौजवान थे उन्हीं को दबा दिया, उन्हीं को बिना मौका दिए दरकिनार कर दिया, वोट हमने लिए लेकिन अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वोट मांगने जाएंगे 5 साल बाद, उसके बाद राम राम। तो सर ये जो है, तो ये सर उम्मीद तो हमारी टूटी चुकी है, लेकिन फिर भी हम एक बात रखना चाहते हैं, एक मंच से रखना चाहते हैं कि अगर हम उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी अगर हम अपनी बात सही जगह तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये कमी या तो हम में है या हमारे सिस्टम में है। तो प्रयास सर पूरा है, अभी कोशिश जारी है सर, तो इसमें आगे देखेंगे कैसा होगा। आपके प्रयासों की सराहना करेंगे हम, और जिस तरीके से आपने 3 बार नेट क्लियर किया है और जेआरएफ भी निकाला है, तो वो अपने आप में एक मिसाल भी है हमारे युवाओं के लिए भी कि भाई इतनी सारी आप मेहनत कीजिए ना, मेहनत करने से क्यों डरते हैं, मेहनत करके एग्जाम निकालिए, अगर गलत तरीके से निकालेंगे तो कहाँ आप स्टैंड कर पाएंगे। योगेश जी, वही सवाल मेरा आपसे, इसका हमारे एजुकेशन पर क्या असर पड़ेगा अगर इस तरीके से एजुकेशन पर असर पर आपका प्रश्न जो है वो तो सही है, लेकिन मैंने एक खास ट्रेंड और देखा। जैसे बाहर के लोगों को हमारे उत्तराखंड में जब मौका दिया जाता है, बहुत ओपन तरीकों से लाया जाता है, तो एक बात और देखने को मिली कि कई लोग जब इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं बाहर से आए हुए, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार से, वो लोग कई तरीकों से अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं, भले वो अपनी मेहनत से भी अगर वो सिलेक्ट होते हैं, तो भी इन पहाड़ी परिस्थितियों में रहना बहुत से लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कई बार देखा गया कि वो सिलेक्ट होने के 1-2 साल के बाद अगर उनको अपने यहाँ पर अगर कोई पोस्ट मिल जाती हो तो छोड़ के चले जाते हैं। इसमें राज्य के बहुत सारे संसाधन बर्बाद होते हैं, और ये कोई एक बात नहीं है, बहुत सारे उससे जो है निकल करके आया कि जो है ये जो है लोग जो है छोड़ करके चले गए। और जो है एक मुख्य बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि अगर आपको मौका मिले तो आप देंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत ईमानदार लोग और बहुत ही अंदर से जिनका अंतःकरण जीवित था, जो आत्मिक रूप से जीवित व्यक्ति जिसको मैं समझता हूँ, जिसके अंदर नैतिकता के भाव जिंदा हैं, और जो एक व्यक्ति के रूप में अपनी एक पर्सनैलिटी के रूप में जिंदा है, वो बहुत से लोग हैं। वो ज्यादातर लोग यही होते हैं, लेकिन सिस्टम क्या आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि अगर आपको सफलता, क्योंकि देखिए दुनिया आपकी सफलता देख रही है, जब आपकी सफलता देखी जा रही है उसको ये नहीं देखा जाता कि आप पीछे से आए कैसे हैं। तो बहुत से लोग टूट करके फिर इस व्यवस्था के हिस्सा बन जाते हैं, और उनके लिए मजबूरी है, क्योंकि योग्यता सारी होने के बावजूद भी उनको फेयर अवसर मिलेगा नहीं तो क्या करेगा वो। बहुत से लोग टूट करके मैंने देखा कि वो जो है काफी मेहनती और काफी अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट लड़के, वो बोलते हैं कि भाई हम भी अब सोर्स ढूंढ रहे हैं कि हम भी कैसे दे पाए, क्योंकि जब सिस्टम ही यही बन चुका है तो आए कैसे और इसके अलावा अंदर। तो ये जो है हमारी सिस्टम की बहुत बड़ा फेलियर होगा अगर बहुत से अच्छे लोग और बहुत से हम जो है अपने नागरिकों को, इस देश के नागरिकों को इस ओर धकेल रहे हैं, तब पूरा सिस्टम जब इसकी ओर धकेलने और लगा हुआ है, तब हम कैसे अपेक्षा करते हैं कि एक अच्छा नागरिक, एक नैतिक और एक मॉरल व्यक्ति हम इस देश में तैयार कर पाएंगे और उनको जो है एक अच्छे समाज की हम परिकल्पना कर सकते हैं। हम समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये व्यापक रूप में इसका एक प्रश्न बन जाता है कि हम मनुष्य की किस अवधारणा को स्वीकार करते हैं। क्या उसे एक निपट स्वार्थी के रूप में ही हम देखना चाहते हैं कि जो बस अपनी सफलता, क्योंकि दुनिया में देखिए ये जो हमारी सोसाइटी है वो बिल्कुल फ्यूडल सोसाइटी है, जो कि आपको जो है एक जब सफल व्यक्ति के रूप में ही स्वीकार करती है, और सफलता के अपने अपने पैमाने हैं, तो तब व्यक्ति करेगा क्या वो इतनी शिक्षित होने के बावजूद भी क्या वो हमेशा जो है लोगों के ताने ही सुनता रहेगा, असफल व्यक्ति कहलाना पसंद करेगा? बहुत से लोग टूट जाते हैं इसको लेकर के, और वो जो है रास्ते ढूंढने लगते हैं कि कहाँ से उनके सोर्स लग जाए। तो ये हमारे जो है समाज के लिए और हमारी सिस्टम के लिए बहुत बड़ा जो है एक योगेश जी शायद आप फिर से हमसे डिस्कनेक्ट हो गए। लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, योगेश जी शायद फिर से आप हमसे ऑडियो डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। नहीं, लास्ट स्टेटमेंट आपसे मैं चाहूंगा कि क्या आगे की लड़ाई कहाँ से शुरू करने की
की तैयारी है? क्या लड़ाई सड़क पर आकर के भी लड़ेंगे आप लोग, या क्या क्या रणनीति है आगे के लिए? मैंने ऐसा नहीं है कि ये सरकार के सामने ये बात नहीं पहुंची है। बहुत सारे माध्यमों से हम लोगों ने ये बात सरकार को पहुंचा दी है। मुख्यमंत्री को मालूम है, धन सिंह रावत जी को मालूम है, लोकसभा को मालूम है, सारे सब लोगों को मालूम है। हम इतने दिनों से चीजें कर रहे हैं। बात यह है कि एक अभी ये किसी जो योग्य व्यक्ति नहीं है, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो केवल उसके लिए प्रॉब्लम, उसके लिए तो खैर वो रोजगार मिल रहा है उसे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक जो व्यवस्था बनेगी, वो अगले 30 साल जिन बच्चों को पढ़ाएगा, वो 30 साल वो बच्चे कैसे बनेंगे, कैसे निकलेंगे। तो सवाल एक्चुअली इस चीज का है, एक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार आ रहा है उसको लेकर के है। वो जो आगे आने वाले पीढ़ियां हैं उनके लिए है ये सवाल कि वो कैसे लोगों को चुनेगी। क्योंकि एक टीचर ऐसा तो है नहीं कि वो साल भर के लिए चुना जा रहा, 2 साल के लिए चुना जा रहा, तो अगले 30 साल 35 साल के लिए चुना जा रहा। तो अगले 30 साल 35 साल कैसे परफॉर्मेंस करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका सिलेक्शन किस तरीके से हो रखा है। अगर आप गलत सिलेक्शन करते हैं तो अगले 30-35 सालों में वो कितनी पीढ़ियों को बर्बाद करेगा, ये इस राज्य के लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा भी चाहूँगा। और सवाल लास्ट में यही उठता है कि क्यों और किसके हित के लिए ये एपीआई लाया गया है, किसको साधने की कोशिश की गई। बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं इस मसले को लेकर के, क्योंकि ये युवाओं की जो बात है, जो योगेश कह रहे हैं, जो अर्पण कह रहे हैं, जो शिवानी कह करके गई है, वो बातें अपने आप में बहुत गंभीर हैं कि भाई आने वाले 25-30 सालों में इसका असर किस पर पड़ेगा? हमारे बच्चों पर पड़ेगा, हमारे बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। कि भाई एक व्यक्ति जो गलत प्रक्रिया से चयनित होकर के आया है, वो आपको, आपके बच्चे को क्या सही राह दिखा पाएगा? खुद सोचिएगा। और इसमें जो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, जैसे एपीआई को लेकर के है कि भाई आप 12th के बाद डिग्री कॉलेज में एडमिशन के लिए, आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, तो अपने बच्चों के लिए वहां तो आप कंपटीशन एग्जाम करवा रहे हैं, वहां तो आपकी प्रक्रिया है कि भाई कंपटीशन से निकलेगा तभी जाएगा। लेकिन यहाँ आप सीधे इंटरव्यू को आधार मान के कैसे छल सकते हैं लोगों को? सवाल उठेंगे तो सही ना जब आप इस तरीके के फैसले लेंगे। तब के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से हमारी यही अपील है, और इस मंच के माध्यम से भी मैं यही अपील करना चाहूंगा कि भाई प्रक्रिया को पारदर्शी रखिए। आप रिटर्न एग्जाम करवाइए, रिटर्न एग्जाम के नाम पर को देख करके मेरिट बनाइए और बुलाइए इंटरव्यू के लिए। बेशक आपको अगर इंटरव्यू भी करना है तो इंटरव्यू भी कीजिए। 85 और 15 का जो कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे भी मांग कर रहे हैं कि भैया 85% रिटर्न की वैल्यू हो और 15% हमारा इंटरव्यू के बेसिस पर हो, तो उसी प्रक्रिया को आप भी अपनाइए। गलत तो है नहीं भाई, रिटर्न एग्जाम से आप शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे और आपको इंटरव्यू से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति पढ़ाने लायक है कि नहीं है, क्या ये टीचिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। टीचिंग भी अपने आप में एक आर्ट है। और तो बहुत सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों को लेकर के मैं आपसे भी रूबरू हुआ हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पूरा डिस्कशन आप देख चुके हैं, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय देव।